हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो एक क्लास 7 चैप्टर 2 है व्याकरण का वर्ण विचार। चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। आप भी जानिए और पढ़िए, इसे समझिए। तो पढ़िए और समझिए। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे भारतीय। तो भारतीय परोपकारी पुस्तक। तो देखिए भारतीय भा भा का उच्चारण हम कर रहे हैं। भ का यदि ध्वनि हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें आ की मात्रा लगेगी, तो भा। तो भा में आ लगा देंगे तो इसमें दो हैं। फिर र का भी उच्चारण करेंगे तो आपका आया है। तीय है तो तब ती का उच्चारण करेंगे तो बड़ी ई आ रही है। फिर य का उच्चारण कर रहे हैं तो अ। तो ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। तो भारतीय में कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भारतीय में कितनी ध्वनियाँ हैं? 8 ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही परोपकारी है, तो परोपकारी को यदि टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ध्वनियाँ हैं। ध्वनि का मतलब ये होता है कि जैसे व्यंजन आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर बिना सहायता के बोले जाते हैं। हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, चाहे क से लेकर के ज्ञ तक कुछ भी बोलें, तो उसमें स्वर रहित होता है। जैसे क बोलते हैं, उच्चारण करिए आप भी, देखिए क, तो उसमें अ लगा होता है। और इसके नीचे यदि आप देख रहे हैं कि एक नीचे चिन्ह जैसा लगा हुआ है, तो इसको हलंत कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे केवल प, और प के नीचे हलंत लगा दे यदि किसी व्यंजन में प के सिवा कुछ भी हो, क ख ग घ च छ ज झ जो भी रहे, तो यह पूर्ण रूप से व्यंजन है। और इसको हटा देंगे तो इसमें अ लग जाएगा, ठीक है। तो यह ध्वनियाँ हैं। पुस्तक में भी ऐसे ही प, उ, स, त, अ, क, अ, तो इसमें भी 7 ध्वनियाँ हैं। तो आपने देखा कि भारतीय शब्द का उच्चारण करने पर हमारे मुख से 8 ध्वनियाँ, परोपकारी शब्द का उच्चारण करने पर 10 ध्वनियाँ तथा पुस्तक शब्द का उच्चारण करने पर 7 ध्वनियाँ निकली। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को भी जो हम यह ध्वनि है जो साउंड निकालते हैं अपने मुंह से, तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनियाँ हैं। तो भाषा की यदि क्वेश्चन बन जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम भाषा के डिफिनेशन को जानते हैं, परिभाषा को। तो भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा के उच्चारण करने में जो सबसे छोटी ध्वनि, अब इसके टुकड़े और नहीं कर सकते हैं हम, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। अब जैसे प है, प के नीचे हलंत लगा हुआ है, स है, इसके नीचे हलंत, अब इसके टुकड़े आप करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। यही चीज़ यह नीचे जो आपका चिन्ह लगा हुआ है, यह चिन्ह ना रहे तो इसमें इसके टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका उच्चारण स का उच्चारण करें उसमें अ लगा रहेगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। एक नोट्स जानते हैं विशेष महत्व। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जो आपके वर्ण हैं तो उसको क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्गों में कौन से हैं वह? तो स्वर और व्यंजन। तो चलिए स्वर के डिफिनेशन को जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बता देंगे कि कौन कौन है। तो देखिए, हम स्वर के उच्चारण करते समय जब हम अ आ ई पढ़ते हैं तो इनके उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 माना गया है। तो देखिए आपका दिया है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके क्या हैं? 11 आपके स्वर हैं। और इसके बाद से दो और आते हैं जिसको अह और अंग और अह कहते हैं। तो उस स्वर में तो आते हैं पर उसको स्वर में काउंटिंग नहीं किया जाता है, उसको कहा जाता है अयोग्यवाह। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी जान जाइए आप भी, और मेरे साथ आप भी रीड करिए ताकि आपको भी आए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो चलिए हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं, इसके डिफिनेशन को, परिभाषा को। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस संख्या में 4 हैं। कौन कौन है? अ ई उ री। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ह्रस्व स्वर के। जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। चलिए ख आपका दिया हुआ है दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। देखिए, यह ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगता है। इसमें एक गुना, जैसे अ का उच्चारण करेंगे तो झटके से आ रहा है ना, वैसे ही आ बोलेंगी तो समय खींच रहा है ना, तो इसमें दोगुना समय लग रहा है आपका। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे साथ? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ई, ऐ, ओ और औ। ये आपके 7 ये कौन से स्वर में आएंगे? दीर्घ स्वर में। इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर को जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः संबोधन करते समय या दूर से पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम, तो आदि ऐसे ही। तो ये आपके जो दिए हुए हैं र में ऐसा यस करके लगा हुआ है, उसका उच्चारण संस्कृत में अक्सर होता है, तो ओ अ है, तो राम, ओम। तो ये अधिकतर प्लुत स्वर का उपयोग हमें जैसे हम कोई भी अपना गीता वगैरह पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। तो अब चलिए मात्राएं पढ़ते हैं। स्वर के 3 भाग तो हम पढ़ लिए भेद। तो स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप में और एक है व्यंजन के साथ। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वतंत्र रूप में। अमन, आदमी, ईश्वर, उल्लू, तथा औरत। इन शब्दों में क्रमशः अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का प्रयोग मूल रूप से किया गया है। जितने कलर में दिया गया है तो ये सब क्या है? आपके स्वतंत्र रूप से स्वर हैं। अभी हमने डिफिनेशन में बताया कि स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्र रूप वाले स्वर हैं। स्वर हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन से स्वर लगे हुए हैं। अब देखिए दूसरा इसका होता है व्यंजन के साथ। जैसे व्यंजन के साथ में लग जाने पे तो क्या हो जाएगा? जैसे आपका दिया है माला, किसान, कोयल, केला, मौसमी। तो इसमें रंगीन चिन्ह दिए हैं ना, जिसमें माला लिखने पे आ की मात्रा हम लगा रहे हैं, किसान लिखने पे
ई और आ की मात्रा, कोयल लिखने पे ओ की मात्रा, केला में ए की मात्रा और आ की मात्रा, मौसम में औ की और ई की मात्रा लगा है। तो इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग चिन्हों के रूप में किया गया है। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने लगाया है किसी भी शब्द के आगे, तो यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसे मात्रा के रूप में हम प्रयोग नहीं किए हैं। जैसे स्वर लिखते हैं वैसे प्रयोग किया गया है। पर यहाँ व्यंजन के साथ हम लगाते हैं, तो यदि माला लिखेंगे तो म के आगे हम यहाँ अ नहीं बना देंगे, ल लिखेंगे तो अ नहीं बनाएंगे, यहाँ उसके चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यही कहा जाता है इसको मात्रा, स्वरों की मात्रा, जिसको चिन्ह, ये दर्शाता है ना कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। आपको यहाँ दिया भी है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। तो देखिए स्वर का अ से लेकर के अ तक आपका 11 दिए हैं, तो उसका चिन्ह, छोटा आ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ का है, ई का है, बड़ी ई का है, छोटा ऊ का है, बड़ा ऊ का है, री का है, ए का है, ऐ का है, ओ का है, औ का है। ये भी जान जाइए कि विशेष नोट में स्वर में छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे जब छोटा आ की मात्रा नहीं होगा तो काउंटिंग करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे कोई पूछ दे कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे कि मात्राएं 10 होता है। अब आते हैं अयोग्यवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। अभी हमने अयोग्यवाह के बारे में बताया, जिसको आगे चलेंगे तो इसे अनुस्वार और अनुनासिक और इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं तो इसको पढ़िए। अनुस्वार, अंग की मात्रा वाले को क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह अंक का होता है, एक बिंदु लगा होता है, जैसे बंदर, गंदा, रंग, हंस आदि एग्जाम्पल है। इसके ऊपर जो कलरफुल बिंदी लगा हुआ है, ये कोई पूछे कैसा चिन्ह है तो अनुस्वार। दूसरा होता है अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गांव, माँ, कुआं, चांदनी आदि। जब हम ऐसे शब्द बनाते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु रहते हैं, तो यह कौन से चिन्ह हो जाएंगे? अनुनासिक। इसका उच्चारण कैसे कैसे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक, अब आपका अह होता है, जो अह के बाद 2 बिंदु लगे होते हैं, उसको पढ़िए विसर्ग। जिन वर्णों का उच्चारण ह के समान होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका चिन्ह जैसे 2 डबल बिंदु हैं, अतः, प्रायः, संभवतः, प्रातः आदि आदि में करते हैं हम लोग। तो ये आपके क्या हो गए? विसर्ग का चिन्ह है। इन वर्णों में से अंग और अ को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है। इसको स्वर में तो शामिल कर लिया गया है, पर इसके नाम अलग हो जाते हैं। कौन से? अयोग्यवाह वर्ण कहलाते हैं। अब व्यंजन के बारे में अभी तो हमने स्वर पढ़ा, स्वर के प्रकार पढ़े, भेद पढ़े, फिर उन स्वरों के प्रकार को पढ़े कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 पढ़े ना, कि उसके भेद 3 की, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब स्वर के प्रकार हम पढ़े स्वतंत्र रूप से, और व्यंजन के साथ लगाओं को पढ़े, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को हम लोग पढ़ लिए। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। यदि इनमें ड़, अंग और ढ को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 33 हो जाती है। जैसे इसको एक ड के अंदर बिंदु लगा रहता है और ढ के ऊपर नीचे बिंदु लगा होता है दोनों में, तो यह व्यंजन क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। देखिए आपका यहाँ बिंदु लगा के दिया हुआ है, आगे वह बता दिया है कि ड और ढ पढ़ते हैं तो उसके नीचे यह बिंदु लगा रहता है, तो यह अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। तो इसको लेकर के कितने हो जाते हैं?
33 आपके हो जाते हैं। हाँ 33। तो 33 तो आपके ढ और इसको अलग से जोड़ देंगे तो 33 दो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। तो ये आपका 35 लिखा हुआ है। 33 यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक 33 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 35, 35। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालवीसा मूर्धन्यसा दंड्रिसा ह। फिर आपका ये आपका देखिए यहाँ ड दिया हुआ है, आपका और ढ दिया हुआ है, ये अतिरिक्त। ठीक है, जैसे सड़क लिखते हैं ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपका इस बिंदु वाले स्वर का प्रयोग किए जाते हैं। आगे है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। हम व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन को जो क से लेकर के म तक होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 हैं जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। जैसे पहला वर्ण क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, तो पहला वर्ण है। तो क से लेकर के आप इतना नहीं लिखेंगे, केवल क वर्ग लिख देंगे तो कोई भी टीचर समझ जाएगा कि क से अंग तक आपने लिखा है। च वर्ग लिख देंगे तो समझ जाएगा कि च से ञ तक लिखा है। फिर ट वर्ग लिखेंगे और अड़ तक समझ जाएगा, त लिखेंगे त वर्ग तो त से लेकर के न तक समझ जाएगा, और प लिखेंगे तो आपका प से लेकर के म तक समझ जाएगा। अब इन व्यंजन इन्हीं को क से लेकर के म को ही स्पर्श व्यंजन करते हैं और आप काउंट भी कर लीजिएगा तो यह 25 होते हैं, संख्या में 25। और इन क वर्ग का उच्चारण, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है और त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और प वर्ग का उच्चारण उष्ट से होता है। आप क ख ग का उच्चारण करिएगा व्यंजन का तो आपका जीवा कहाँ सट रहा है उसके हिसाब से आप पता लगा लेंगे कि जैसे इसके सूत्र भी होते हैं। तभी आप अगले नेक्स्ट क्लासों में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सूत्र होते हैं। जैसे क से लेकर के इसका सूत्र होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। जैसे क वर्ग और ह आपका आता है और विसर्ग का चिन्ह, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। वैसे इसका तालु का भी होता है, सबका होता है। तो ये आपके भी इतना ही आप जानिए और आप नेक्स्ट क्लास में इसको जानिएगा। फिर अंतःस्थ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इस संख्या में 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कोई पूछ दे कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और वह संख्या में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें जीभ और मुख में किसी भी भाग से पूरी तरह से वह स्पर्श का मतलब कि छूना, वो छूता नहीं है तो वह चीज़ क्या कहलाता है, अंतःस्थ। जैसे य, आपका जीभ स्पर्श नहीं कर रहा है, य र ल व कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है तो क्या हस्त व्यंजन में आएंगे। इसकी संख्या 4 होती है, 1 2 3 4। अब आ जाएगा तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को भी जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ ही होता है कि गर्मी प्रदान करना। तो स श ह इसको उच्चारण करते हैं तो रगड़ खाता है और रगड़ खाता है तो ऊष्मा प्रदान करता है, तो इसको इसलिए कहा गया है ऊष्म व्यंजन।
और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। कुछ नोट्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं, तब आपको विशेष कि इसके विशेष नोट्स क्या हैं, तब हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो आपका यह वीडियो तो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो चलिए बेटा देखते हैं, बहुत होगा तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। विशेष वाले में अल्प प्राण महाप्राण आते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कम मात्रा से बाहर निकलती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ उच्चारण करते हैं, इसमें दिया है क ग, ये इसको पढ़िएगा कौन कौन से वर्ण आते हैं व्यंजन वर्ण, तो उसको उच्चारण में आपके मुख से उच्चारण करने में वायु का मतलब है हवा, ध्वनि कम उच्चारण करने में आता है तो वो अल्प प्राण होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मतलब देर से निकलती है, वह क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ये जानिए कि वर्ग का पहला, जैसे यह दिया है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है और वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। हम सटीक बता दिए आपको। तो अब जानते हैं व्यंजनों के उक्त भेदों के अतिरिक्त 2 व्यंजन और भी माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक संयुक्त व्यंजन, एक द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। कछ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो कछ का उच्चारण करेंगे तो क और स आता है। त्र का उच्चारण करेंगे तो त और र से मिलकर के बना है। ज्ञ का उच्चारण करेंगे तो ये ज और य से मिलकर के बना है। स्र का उच्चारण करेंगे तो तालव्य स और र से मिलकर के बना है। और ये सब आपके उसके एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। यहाँ तक आपको मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब द्वित्व व्यंजन को हम जानते हैं कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, धन क, जैसे डबल क, एक आधा क और एक पूरा क हो जाता है ना, तो ये द्वित्व व्यंजन। ज है, ट है, त है और प है। व्यंजनों को जो डबल आते हैं इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, क्योंकि एक ही वर्ण है ना। ये नहीं ना है कि आपको यह ख दिख रहा है और क दिख रहा है, दोनों क ही है, दोनों ज है, ये दोनों ट है, ये 2 त है, ये 2 प है। तो इससे बनने वाले शब्द हैं, जैसे मक्का बन जाएगा चक्की, चक्का, छक्का, सज्जा, लज्जा, मिट्टी, लड्डू, पट्टी, कुत्ता, पत्ता, छत्ता, गप, धड़क, कुप्पी, ये सब क्या हैं? द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं और ये द्वित्व व्यंजन वाले वर्ण हैं। अब आपका आगत ध्वनियाँ हैं, किसको कहते हैं? तो विदेशी भाषाओं की जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है उसे आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे देश से नहीं, दूसरे देश से आया है और उसको हम अपने देश में दूसरा नाम नहीं दिए हैं, जो को तो हिंदी में लिख देते हैं, उसको आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, हॉल है, बॉल है आदि, ये सब क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। वो हमारे देश से नहीं है, ये दूसरे जगह से, दूसरी चीज़ों से, जैसे मान लीजिए कि ये है ज़मीन है, जहर है, सजा है, अरबी भाषा से आया होगा, कोई आपका फारसी से आया होगा। ये सब चीज़ क्या है? दूसरी भाषाओं से लिया गया है और अपने भाषा हिंदी भाषा में उसको कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। पुनः वैसे जैसे आया है वैसे ही अपने चीज़ में हम अपना लेते हैं, उसी को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। फन है, फ़ायदा है, सफाई है आदि। वर्ण का मतलब अक्षर होता है ना, यही बताएं। और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आपको कितना शब्द दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे तो दिया है मोहिनी, वाराणसी, खिलौना, परिवार, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं।
और आपको वर्ड विच्छेद करके दिया जाएगा एग्ज़ाम में और कहा जाए कि वर्ड संक्षेप में करके लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो इसको विच्छेद कहते हैं। आइए आपका शुद्ध रूप से कोई शब्द है, मोहनी है, वाराणसी है, खिलौना है, परिवार है, तो इसके विच्छेद को अलग अलग करके समझाया गया है। आई होप कि यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो बना है बेटा, मगर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।